राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जननायक क्रांतिसूर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर आज गोंडवाना प्रांतीय सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब और बहुत बड़ी संख्या में पूरे गोंडवाना प्रांत के कोने कोने से आए हुए साथियों कई विषय इसमें चर्चा के लिए लगाए गए हैं, जिसमें आदिवासियों का विस्थापन, उनको जल से, जंगल से, जमीन से उनको वंचित करने का षड्यंत्र केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में किया जा रहा है। दूसरा विषय, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही, जानवरों की गिनती हो रही, ईवीएम की वजह से हम लोगों के वोट लूटे जा रहे हैं। ऐसे कई विषय चर्चा के लिए लगाए गए। काफी देर से हम लोग इस चर्चा में शामिल हैं और आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं। अमन मेश्राम साहब को हम सभी लोगों को सुनना है, इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, केवल कुछ बात इस मौके पर करना चाहता। जब मैं पूरे देश भर में घूमता हूं तो पूरे देश भर में चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब के लोग हो, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग हो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हो, क्रिश्चियन लोग हो, सिख लोग हो, बुद्धिस्ट लोग हो या मुसलमान लोग, सभी के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। जैसे यहां पर आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से वंचित करने के लिए उनका विस्थापन किया जा रहा है, वैसे पूरे देश में इसी प्रकार की परिस्थितियां निर्माण है। दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, किसी को घड़ा मटका छूने की वजह से हत्या की जा रही है, किसी को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालने की वजह से पिटाई की जा रही है, किसी को कथा भागवत कहने की वजह से भी उसके ऊपर मूत्र छिड़का जा रहा है, मुंडन करवाया जा रहा है और उसकी पिटाई की जा रही है। देखा हमने ये भी कि हमारे आपके समाज के व्यक्ति राष्ट्रपति हो गए, लेकिन जब वो मंदिर में गए तो उनको घुसने नहीं दिया गया। वर्तमान राष्ट्रपति जी का भी जो आदिवासी समुदाय से आती है, कई जगह अपमान किया गया, ऐसी खबरें हमारे आपके बीच में आई है। रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, जब वो मंदिर में गए तो उनको भी रोका गया, ये भी खबरें हम लोगों के सामने आई। तो अब हमें ये समझने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है कि क्रांतिसूर बिरसा मुंडा जब थे तो उस समय जो अंग्रेजों के द्वारा अन्याय और अत्याचार आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ क्रांतिसूर बिरसा मुंडा ने आंदोलन चलाया और अंग्रेजों के खिलाफ पहला बिगुल फूंका और अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना। अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग देश पर कब्जा करके बैठे, उनके बाप दादा पुरखे पूर्वजों की हैसियत नहीं थी, औकात नहीं थी कि वो अंग्रेजों को इस देश से भगा देते, उनकी औकात नहीं थी। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया, लेकिन आज जब अंग्रेजों के जाने के 75 साल से ज्यादा हो गए और आजादी का अमृतोत्सव भी मनाया गया, हमारे आप में से बहुत सारे लोगों को आजादी के अमृतोत्सव में शामिल किया गया होगा। एक तरफ हमको हमारे जल, जंगल, जमीन से खदेड़ने की साजिश हो रही है, भगाने की साजिश हो रही है, वंचित करने की साजिश हो रही है, और दूसरी तरफ आजादी का 75 साल पूरा होने पर ताली भी हम ही से बजवाने का काम भी किया जा रहा है। तो हमें समझने की जरूरत है
कि क्या हो रहा है इस देश में और क्यों हो रहा है इस देश में। ये बात हमको समझना जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, चोट सर पे लगी है, पट्टी पैर पर बांध रहे हैं। अगर चोट सर पे लगी हो, इलाज पैर पे करोगे तो कभी भी सर ठीक नहीं होगा। जैसी चोट वैसा इलाज करना पड़े। जब अंग्रेज थे तब हमारे पुरखे पूर्वजों को, बाप दादा को ये बात बताई गई थी, ये बात समझाई गई थी कि अंग्रेजों की वजह से तुम्हारी समस्याएं हैं। अगर अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ दो तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो हमारे लोग डंडे खाए, लाठी खाए, गोली खाए, शहीद हो गए, जेल गए, फांसी के फंदे पर झूल गए। कहा अंग्रेज बर्दाश्त नहीं और अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज देश छोड़कर चले गए और अंग्रेजों के देश छोड़कर जाने के बावजूद भी समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और समस्याएं खत्म होने की बात तो छोड़ो, जो अधिकार भारतीय संविधान में हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिख कर दे दिया और ये लिख दिया कि इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या कहती है कि आदिवासी अपने इलाके में स्वायत्त शासन चला सकते हैं, अपनी सरकार चला सकते हैं। आपको इतना बड़ा अधिकार भारतीय संविधान ने दिया, लेकिन आज क्या हो, तो क्यों हो रहा है? अब तो अंग्रेज नहीं, ये बात मेन बात समझने की बात है। अब तो अंग्रेज नहीं, कुछ लोग मुगलों के बारे में बात करते रहते हैं। इस देश में एक पार्टी है जो अंग्रेजों के बारे में बात करती है, कहती हमने अंग्रेजों को भगा दिया, 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 इसलिए हमें सब लोग वोट दे दो, हमने अंग्रेजों को भगाया। ये पार्टी ये बात करती है। और एक दूसरी पार्टी है जो अकबर की बात करती है, बाबर की बात करती है, औरंगजेब की बात करती है, हुमायूं की बात करती है। तो अब अकबर का शासन है, बाबर का शासन है, औरंगजेब और हुमायूं का शासन है, इनका भी नहीं और अंग्रेजों का भी नहीं है। ना अकबर, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं का शासन है और ना अंग्रेजों का शासन है, दोनों का नहीं है। तो फिर समस्याएं कैसे? तो जो तीसरा समस्या पैदा करने वाला है उसके बारे में हम लोगों को समझना पड़ेगा। तीसरा कौन है जो समस्या पैदा कर रहा है? अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने, मुगलों का राज खत्म कर दिया हमारे पूर्वजों ने। ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन से वंचित करने का काम कर रहा है, साजिश कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो आदिवासियों को नक्सली के नाम पर गोलियों से भूनने का काम कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरा कौन है जो ओबीसी की गिनती नहीं कर रहा है? ये कौन है? ये तीसरा कौन है जो संविधान में SC, ST, OBC को आरक्षण दिया गया उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, उसको लागू नहीं कर रहा है? ये तीसरा कौन है? ये तीसरे के बारे में जानकारी लेना जरूरी। तो जब इसके बारे में जानकारी निकाला गया तो जानकारी निकलकर सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए और इस देश में मुगल भी बाद में आए। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का अखबार है। अगर हिंदी का अखबार होता तो आप लोगों में से भी कुछ लोग पढ़ लिए होते वो खबर, लेकिन वो अंग्रेजी के अखबार में छपी और अंग्रेजी में हम लोगों का हाथ बहुत तंग है। हाथ तंग का मतलब है कि हमारे OBC, SC, ST को अंग्रेजी आती नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। अरे हिंदी बहुत लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से समझ भी नहीं सकते। हिंदी जो लोग ठीक से नहीं पढ़ सकते, ठीक से नहीं बोल सकते, ठीक से नहीं समझ सकते, वो अंग्रेजी कैसे समझ जाए? तो अंग्रेजी के अखबार में जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसमें 21 मई 2001 को एक खबर छपी। वो खबर ये है कि भारत में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो DNA है वो आदिवासी से नहीं मिलता, वो शेड्यूल कास्ट से नहीं मिलता, वो OBC से नहीं मिलता,
वो माइनॉरिटीज से नहीं मिलता, मतलब इस देश के रहने वाले लोगों से नहीं मिलता। तो उसी अखबार में ये खबर बताई गई कि इनका जो डीएनए है वो यहाँ के लोगों से नहीं मिलता, तो यूरेशियन लोगों से मिलता है। यहाँ के लोगों से नहीं मिलता, कहां से मिलता है? यूरेशियन लोगों से। यही तो हम सोच रहे थे कि अंग्रेज चले गए तब भी समस्या है, मुगल चले गए तब भी समस्या है, अब कौन समस्या पैदा कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये खबर ये बताती है कि अंग्रेजों और मुगलों के पहले कुछ लोग यूरेशिया से चलकर भारत में आए। आज भारत में आदिवासी जंगलों में क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम तो आपने सुना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता तो विकसित सभ्यता थी, उसमें तो आदिवासी नहीं थे, क्योंकि वहां तो सब लोग विकसित थे। तो फिर आदिवासी जंगलों में रहने के लिए क्यों मजबूर हुए? वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया? तो ये एक बहुत बड़ा संग्राम है। आप इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में उसको कहा जाता है कि आर्य और अनार्य का संघर्ष है। वो आर्य और अनार्य का संघर्ष नहीं है, वो जो यूरेशिया से लोग आए और जो भारत के मूल निवासी थे उनके बीच का संघर्ष है। और उस संघर्ष की वजह से आदिवासी जंगल में है। और वही लोग, आप लोगों ने एकलव्य की कहानी सुनी होगी, कुछ लोगों। एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि गुरु जी हमें धनुर्विद्या सिखा दीजिए, तो द्रोणाचार्य क्या कहते हैं एकलव्य को? एकलव्य को द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? और जैसे ही एकलव्य बताते हैं कि हमारा कुल, हमारा गोत्र ये है, द्रोणाचार्य समझ जाते हैं ये तो असल वाला मूल निवासी वाला है यहाँ का। तो द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। और जब एकलव्य स्वतः अभ्यास करते हैं, स्वतः प्रयास करते हैं, और स्वतः अभ्यास और प्रयास की वजह से एकलव्य इतने बड़े धनुर्धर बन जाते हैं कि जो विद्या एकलव्य को आती है वो विद्या द्रोणाचार्य को भी नहीं आती है। द्रोणाचार्य को लगता है ये कौन आदमी आ गया जिसको हमको जो नहीं आता है। अर्जुन द्रोणाचार्य को कहते हैं गुरुजी आपने हमें ये विद्या नहीं सिखाया, आपने किसको सिखा दिया? द्रोणाचार्य सोचते हैं जब मुझे ही नहीं आती तो मैं अर्जुन को कैसे सिखाता। तो खोजते हुए जाते हैं और एकलव्य उनको मिलते हैं। और जब एकलव्य उनको मिलते हैं तो कहते हैं कि तुमने हमको गुरु माना मगर गुरु दक्षिणा नहीं किया। हम लोग कितने भोले भाले होते हैं ये समझने के लिए पर्याप्त है। अब भी भोलेपन की वजह से ठगे जा रहे हैं और तब भी भोलेपन की वजह से ठगे गए। तो कहा तुमने हमको गुरु माना, गुरु दक्षिणा नहीं दिया। अरे जब तुम पढ़ाते उसको सिखाते तब तो गुरु होते। तुमने तो कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं है। अरे नहीं है तो तुम गुरु कैसे बन गए? लेकिन हमारे लोग भावनाओं में आ जाते हैं, हमारे लोग भोले भाले हैं। तो एकलव्य ने कहा गुरुजी बताइए क्या चाहिए आपको दक्षिणा? तो 3 बार कहलवाया। अपना आदमी अगर 3 बार कोई बात कमिटमेंट कर ले, 3 बार अगर कह दे तो फिर उससे हट नहीं सकता है। तो 3 बार कहलवाया कि जो मांगेंगे वो दोगे? कहा देंगे। तो 3 बार कहलवाने के बाद कहा कि दाहिने हाथ का अंगूठा दे। अब आप हमको बताओ, मुझे तो नहीं पता, पता नहीं आप लोगों को पता हो सकता है कि द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे। मुझे नहीं पता है, आप लोगों को किसी को पता होगा तो हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि द्रोणाचार्य मांसाहारी भी रहे होंगे, तो अंगूठे में इतना मांस तो नहीं होता है कि उसको खाने से पेट भर जाएगा। तो इसका मतलब खाने के लिए तो नहीं मांगा होगा। अंगूठा मांगा तो खाने के लिए तो नहीं मांगा होगा, फिर किस काम के लिए मांगा? साजिश के तहत मांगा, षड्यंत्र के तहत मांगा।
और षड्यंत्र क्या था, जब एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाएगा तो क्या होगा, तो एकलव्य धनुष नहीं चला पाएंगे, मामला हल हो जाएगा। नहीं तो इस समाज में एक एकलव्य पैदा हुआ, हजारों लाखों को ट्रेनिंग देगा और हजारों लाखों करोड़ों एकलव्य पैदा हो जाएंगे, और ये हजारों लाखों करोड़ों एकलव्य पैदा हो करके ये जो गुलामी है, इस गुलामी को खत्म करने का काम करेंगे। ये बात समझ कर द्रोणाचार्य ने किया। आज क्या होगा, आदिवासियों का सहारा क्या है, उनका जल है, उनका जंगल है, उनकी जमीन है, यही तो उनका सहारा है। उसी को छीना जा रहा है। और क्या कहा जा रहा, विकास हो रहा है। अरे हम ही नहीं रहेंगे तो विकास का क्या करेंगे भाई? अरे हम रहेंगे तब ना, हमको ना विकास की जरूरत है। विकास की जरूरत किसको है? आदमी को विकास की जरूरत है। अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो विकास क्या होगा? अब आदिवासी इलाकों में आदिवासी गरीब हैं, लेकिन आदिवासी इलाके गरीब नहीं है। आदिवासी गरीब हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी इलाके गरीब नहीं है। कीमती लकड़ियां, कीमती खनिज है आदिवासी इलाकों में। लुटवाना है दूसरे लोगों को, पूंजीपतियों को लुटवाना है। पूंजीपतियों को लुटवाने के लिए ये विकास का ढोंग रचा जा रहा है कि विकास के लिए हम ये कर रहे हैं, विकास के लिए नहीं कर रहे हैं। आपकी जमीनों पर, जल जंगल जमीन जो कि बहुमूल्य है, उस पर कब्जा करके पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। इसके लिए ये सारा किया जा रहा है। और इसकी जड़ में ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था का गठजोड़ हो गया है। ज्योतिबा फूले कहते थे कि एक सेठ जी है, एक भट्ट जी है, दोनों मिलकर हम लोगों को लूट रहे हैं। तो अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए और ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया। अब ब्राह्मणों ने देश पर कब्जा कर लिया तो ब्राह्मणों की संख्या है देश में 3.5%। 3.5% ब्राह्मणों ने देश पर अंग्रेजों के जाने के बाद में कब्जा कर लिया। लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, कब्जा उन लोगों ने कर लिया। उनकी दो पार्टियां हैं, कांग्रेस भगाओ तो बीजेपी आती है और बीजेपी भगाओ तो कांग्रेस आती है। एक चार जूता लगाती है तो हम लोग चिल्लाते हैं, तो दूसरा हमारे बीच में आता है और कहता है बहुत गलत किया, इतना पीट रहा है, 4 जूता लगा रहा है, इतना तो नहीं लगाना चाहिए था। तो हम लोगों को लगता है कि ये थोड़ा नरम दिल वाला है, वो ज्यादा जो है कर रहा है, ये थोड़ा ठीक है, थोड़ा कम करेगा। तो अगली बार दूसरे वाले को ले आते हैं, और जब दूसरी वाली आ जाती है तो पहले वाला उसके कान में जाकर बोलता है, आ गए क्या? तो कहता आ गए। कैसे आ गए? अरे हम इनको 4 जूता नहीं लगाते तो ये गुस्से में नहीं आते, और अगर गुस्से में नहीं आते, ठंडे दिमाग से ये सोचते तो कहते कांग्रेस भी ब्राह्मणों की है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की है, हम तो अपनी पार्टी खड़ा करें। अगर ठंडे दिमाग से होते तो ये सोचते। लेकिन जब हमने 4 जूता इनको लगाया तो ये गुस्से में आ गए, और गुस्से में आ गए तो कहा इसको हटाना है, जैसे तैसे कैसे भी इसको हटाना है, कोई भी आ जाए मगर इसको हटाना है। तो जब गुस्से में आ गए तो अपनी पार्टियां छोड़ दिया और तुमको वोट दे दिया, क्योंकि हमको हटाना था, हमने 4 जूता मारा था, इसलिए तुमको वोट दे दिया, तो तुम सत्ता में आ। अब तुम एक बात का थोड़ा ध्यान रखना कि अगर हम 4 जूता नहीं मारे होते तो ये तुम्हारे पास नहीं जाते, ये अपने किसी पार्टी के पास जाते। हमने 4 जूता मारकर इनको गुस्सा दिलाया, इसलिए ये तुम्हारे पास गुस्से में आए हमको हटाने के लिए। अब तुम एक काम का ध्यान रखना, तुम 4 का 3 मत कर देना। तुम ध्यान रखना, 4 का घटाकर 3 मत कर देना भाई, तुम 4 का 8 कर देना। तो अगला आया तो 4 का 8 कर दिया, तो और गुस्से में हमारे लोग आ गए, अरे वो तो 4 ही मार रहा था, इसको लाए तो 8 मार रहा है। तो फिर वो 4 मारने वाला हमारे बीच में आया, कहा देखा
हम 4 ही मार रहे थे, तुम लोग चिल्ला रहे थे। अब देखो 8 मार रहा है, उससे ठीक तो हम ही थे। हमारे लोगों को भी समझ में आया यार 8 वाले से तो अच्छा 4 वाला ही है, तो अगली बार उसको ले आए। फिर उसने कहा तुम्हारे कहने से 4 का 8 किया था, इसलिए तुमको वे लोग गुस्से में फिर से मौका दे दिए है। अब तुम 8 का 7 मत कर देना, हमने 8 तक बढ़ाया है तो 4 फिर बढ़ा देना। तो ये भारी भारी से हम जितनी बार बदल रहे हैं उतनी बार ये बढ़ता जा रहा है और हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है कि इस देश में अंग्रेजों के पहले, मुगलों के पहले ब्राह्मण यूरेशिया से चलकर आए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर ओबीसी के लोगों को गुलाम बनाया, एससी के लोगों को भी गुलाम बनाया, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। और वही लोग आज सत्ता में स्थापित है, सत्ता में बैठे हुए हैं। विधायिका पर उनका कब्जा, कार्यपालिका पर उनका कब्जा, न्यायपालिका पर उनका कब्जा, मीडिया पर उनका कब्जा। एक भी आदिवासी टीवी पर एंकर देखा क्या माइक लेकर घूमने वाला? देखा? एक भी देखा? एक भी नहीं मिलता है, सिंगल नहीं मिलता, प्रवक्ता भी नहीं मिलते हैं। तमाम पार्टियां हैं ना, कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं बैठाती है। मतलब एंकर भी वही, संपादक भी वही, बोलने वाले भी वही, बचाने वाले भी वही, सब के सब वही। तो हर जगह इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है और इसकी वजह से जो भारतीय संविधान है वो लागू नहीं हो रहा। क्योंकि वो लागू हो जाएगा तो क्या होगा? वो लागू हो जाएगा तो आदिवासी को उनका हक मिल जाएगा, ओबीसी को उनका हक मिल जाएगा, एससी को उसका हक मिल जाएगा, माइनॉरिटीज को उनका हक मिल जाएगा। सबको सबका हक अगर मिल जाएगा तो 3.5% ब्राह्मण कब्जा कैसे करेंगे? 3.5% ब्राह्मणों के दिमाग में क्या चल रहा है? हम मुंह से पैदा हुए इसलिए हम ही सबसे बड़े हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि हम मुंह से पैदा हुए। अरे जाहिलता की हद हो गई है, कोई मुंह से पैदा होता है? तो कहा मुंह से पैदा हुए इसलिए हम बड़े हैं। और उनके दिमाग से निकल ही नहीं रहा हम बड़े हैं, हम ही सब कुछ कब्जा करके बैठे रहे। तो इसलिए 3.5% लोग इस देश पर कब्जा किए और कब्जा करने के लिए ओबीसी को हिंदू कह रहे हैं, एससी को हिंदू कह रहे हैं और आदिवासियों को भी हिंदू कहते हैं। अजीब बात है। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की जयंती पर हम लोग इकट्ठा हैं। ये बिरसा धर्म था, इन्होंने अपना चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि ये जो ब्राह्मण धर्म था ये गुलामी का धर्म था, तो इन्होंने अपना धर्म चलाया, कहा ये हमारा है। और आज ब्राह्मण हमको क्या कहे? नहीं, सब हिंदू है, सब हिंदू है, सब हिंदू है। क्यों कह रहे हैं सब हिंदू है, सब हिंदू है, सब हिंदू? वोट लेना है। जब तक वोट नहीं लेना था तब तक ब्राह्मण खुद को भी हिंदू नहीं मानते। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा हम हिंदू नहीं है। दयानंद सरस्वती ने कहा हम हिंदू नहीं है, ये तो गाली है। और आज ओबीसी, एससी, एसटी सबको हिंदू कह रहे हैं और हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके देश में एससी, एसटी, ओबीसी सबको अपने साथ खड़ा कर रहे हैं, सबका वोट ले रहे हैं और 3.5% लोगों के पीछे आदिवासी खड़ा हो जा रहा है, ओबीसी खड़ा हो जा रहा है, एससी खड़ा हो जा रहा है। तो जो 3.5 था, गांव में सरपंच नहीं बना सकता था, जब उसके पीछे ओबीसी, एससी, एसटी खड़ा हो गया तो वो बहुसंख्यक हो गया और वो सरकार बनाने लगा। तो हमें समझने की जरूरत है कि ये लोग हमको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और मूर्ख बनाकर हमारा सपोर्ट लेकर हमारा ही अधिकार खत्म करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने तो कसम ही खा लिया कि जब तक चैन से नहीं बैठोगा, जब तक पूरे भारत की एक एक चीज अडानी को नहीं सौंप दोगा तब तक चैन से नहीं बैठोगा। कसम खा लिया है। जल, जंगल, जमीन सब एक एक चीज जब तक अडानी को नहीं सौंप दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में
भारत के अंदर भारत कहाँ है ऐसा खोजने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जिधर पैर रखोगे तो अडानी कहेगा हमारा है, अंबानी कहेगा हमारा है, दूसरा उद्योगपति कहेगा हमारा है, तीसरा उद्योगपति कहेगा हमारा है। तो भारत के अंदर भारत कहाँ है ये खोजना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर हम लोगों को ये सब कुछ बचाना है तो बचाने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना होगा। आज आप लोग इकट्ठा है कि आप लोगों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली में एक लंबे समय तक किसानों ने आंदोलन चलाया था कि 3 कानून लाकर उनकी जमीन उद्योगपतियों को देने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है। तो आप समझिए कि केवल अकेली आपकी समस्या नहीं है, इस देश में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ हो गया है। पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें मिलकर इस देश का सब कुछ निगल जाना चाहती है और किसी को कुछ नहीं देना चाहती है। इसलिए जरूरत है कि ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठा आए, एकजुट हो और एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करें। देखिए, अलग अलग लड़ने से अलग अलग पिटाई हो रही है। जितने लोग लड़ रहे हैं सबकी पिटाई हो रही है, सभी के साथ अन्याय हो रहा है और जब वो बोलते हैं तो पिटाई भी हो रही है। अलग अलग लड़ने से पिटाई हो रही है, इसलिए अलग अलग लड़ना कोई समझदारी नहीं। इसलिए वामन मेश्राम साहब पूरे देश भर में घूम घूम कर एक ही बात कह रहे हैं, अलग अलग मत लड़ो। जब सबकी समस्याएं हैं तो अलग अलग क्यों लड़ रहे हो, एकजुट होकर के लड़ो। एकजुट होने से ताकत होती है। जैसे लकड़ी है तो लकड़ी अगर इकट्ठा कर दो तो तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता। एक एक अलग अलग कर दो फिर टूट जाए। तो इकट्ठा होने की जरूरत है। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को जो भी जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको एकजुट होने की जरूरत है। क्षत्रिय राजपूत लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको भी नहीं, उनकी हिस्सेदारी है, उनको भी साथ में आने की जरूरत है। तो इस देश में सभी को इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इकट्ठा का एक ही फार्मूला है। आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूं। इकट्ठा का एक ही फार्मूला है। क्या फार्मूला है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या है उसको उसका हक मिल जाए। हम किसी का हक नहीं खाना चाहते, लेकिन हमारा हक कोई खाए अगर तो अब ये हमको बर्दाश्त भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों को मिलजुल करके लड़ाई लड़नी होगी। मेश्राम साहब पूरे देश भर में इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी संगठन और राष्ट्रव्यापी आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा हो गया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस काम को गांव-गांव तक पहुंचा दें। और अगर गांव-गांव तक पहुंचा देंगे तो दुनिया में बड़े से बड़े तानाशाहों को हमने देखा है। अभी नेपाल में भी देखा, बांग्लादेश में भी देखा और पहले भी बहुत सारे तानाशाहों को देखा है। जब जनता खड़ी होती है तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता है। तो यहाँ भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती है अगर हम लोग एकजुट होंगे। तो इसके लिए आप लोग कोशिश करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।